हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे अपन, जिसमें पिछले 2 वीडियो के अंदर अपन ने जेनेटिक्स का सामान्य परिचय किया था, आनुवंशिकी का सामान्य परिचय। इसमें अपन ने जेनेटिक्स की परिभाषा, जेनेटिक्स शब्द का मतलब, ये सभी चीज़ें की थी और मेंडल के परिचय के बारे में पढ़ा था कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, कैसे उसने काम किया था, क्यों वो सफल हो पाया था, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें अपन ने कर ली थी। आगे अपन बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आज वाली क्लास में बनेगा कि मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में मटर के पादप को ही क्यों चयन किया गया। मेंडल ने अपने संकरण से संबंधित, अपने वंशागति से संबंधित सभी प्रयोग जो है मटर के पादप पर किए थे, जिसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पादप को चयन क्यों किया, किसी अन्य पादप का चयन क्यों नहीं किया, तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो आज के अपना टॉपिक जो है वो है मेंडल द्वारा मटर के पादप को चयन करने के कारण। मटर के पादप को चयन करने के कारण क्या क्या कारण थे, मटर के पादप में ऐसी क्या खास बात थी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में इसको चयन किया और सफल हो पाया। नंबर 1 बात, मटर का पादप आप सभी ने देख रखा है कि मटर का पादप आकार में बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा पादप होता है, जिसके कारण से इसको छोटी सी जगह में साधारण से अपन गमले के अंदर या किसी बगीचे के अंदर आसानी से उगा सकते हैं। मटर की जगह अगर कोई दूसरा पादप, बड़ा पादप जैसे वृक्ष होता, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती थी। तो आकार छोटा होना मटर के पादप को चयन करने का सबसे पहला कारण हो गया है। तो पहला कारण क्या था? आकार छोटा होना। ठीक है, डिटेल से पूरा लिखा हुआ आपके पास नोट्स में मिल गया है। नंबर 2 कारण, दूसरा कारण जो है वो मटर के पादप के जीवन काल से संबंधित है। मटर का पादप जो है वो, उसका जीवन काल जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी 1 वर्षीय पादप होता है। 1 वर्षीय पादप यानी जीवन काल छोटा होने से फायदा क्या हो गया कि कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। नॉर्मली अपन देखते हैं कि मटर के पादप के बीज अगर अपन लगा देते हैं तो 4-5 महीने के अंदर पादप की फलियां लग जाती है, यानी बीज वापस बन जाते हैं। फली के अंदर बीज मिल गए अपन को, इसका मतलब अगली पीढ़ी मिल गई है। किसी पादप के बीज लगा देना, फिर उसके बाद में उसके फल लग जाना और फल के अंदर बीज प्राप्त हो जाना, वो बीज अगली पीढ़ी को दर्शाते हैं। तो अगली पीढ़ी 4-5 महीने के अंदर आ जाती और साल में एक बार इसके अपन फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 वर्षीय पादप था, जिसके कारण से कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो दूसरा कारण हो गया जीवन काल का छोटा होना। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ, डिटेल से आपके नोट्स के अंदर पूरा लिखा हुआ है। तीसरा कारण देखते हैं मटर के पादप को चयन करने का, तो वो है कि मटर के पादप के जो पुष्प जो होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प और एकलिंगी पुष्प का मतलब आप अच्छी तरह समझते हो, अपन ने पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है। द्विलिंगी पुष्प होने का मतलब क्या हो गया है कि इस पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर, दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए पुष्प द्विलिंगी हो गया। द्विलिंगी पुष्प होने से क्या फायदा हो गया मेंडल को? द्विलिंगी पुष्प होने से फायदा ये हो गया कि स्वपरागण जो होता है वो आसानी से हो सकता है इसके अंदर। इसी एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका गर्भ पर जाकर के गिर सकते हैं। तो पुष्प का द्विलिंगी होने से स्वपरागण आसानी से हो सकता है। और अगर इस द्विलिंगी पुष्प में पर परागण कराना चाहिए, मेंडल ने पर परागण भी किया था। जब जनक पीढ़ियों में आपस में क्रॉस करवाया था तब तो पर परागण था, और जब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी निकाली थी तब उसने स्वपरागण भी कराया था। तो द्विलिंगी पुष्प में पर परागण कराने के लिए क्या किया जाता है? विपुंसन किया जाता है। विपुंसन का मतलब नर जननांग यानी पुंकेसरों को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। तो इस पुष्प की खास बात ये थी कि इसमें विपुंसन की क्रिया भी आसानी से हो जाती थी। तो पहली बात अपन देखते हैं कि द्विलिंगी पुष्प थे, द्विलिंगी पुष्प से स्वपरागण होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए थे। तो तीसरा कारण जो हो गया वो हो गया पुष्प का द्विलिंगी होना। ठीक है, ये तीसरा कारण हो गया है। चौथा कारण देखते हैं अपन। अभी मैंने आपको बताया है कि पुष्प द्विलिंगी है, स्वपरागण तो आसानी से हो सकता है, मगर अगर इसमें पर परागण कराना चाहें तो विपुंसन की क्रिया भी आसानी से हो सकती है। तो इस पुष्प में पर परागण भी आसानी से किया जा सकता है। ये हो गया तीसरा कारण। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो 5वां और अंतिम कारण जो मटर के पादप को चयन करने का मेंडल का जो था वो था कि मटर के पादप के अंदर
अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ कि ये वर्ड बार बार में आएगा, विपर्यासी लक्षण क्या होते हैं। देखो, मटर के पादप के अंदर मेंडल ने अपने प्रयोगों में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे ये तो इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। विपर्यासी शब्द का मतलब ये हो गया कि विपरीत कॉम्बिनेशन। विपरीत कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे एक पादप लंबा है तो दूसरा पादप बोना है। बोना और लंबा होने का मतलब क्या हो गया कि तने की लंबाई जो है एक पादप में ज़्यादा है, एक में तने की लंबाई कम है। तने की लंबाई ज़्यादा हो गई है वो पादप लंबा हो गया है, तने की लंबाई कम हो गई है वो पादप बोना हो गया है। तो ये तने की लंबाई से संबंधित लक्षण हो गया, मगर इसके दो विपर्यासी स्वरूप क्या मिल रहे हैं, या तो लंबा होना या बोना होना। लक्षण एक ही है तने की लंबाई, मगर दो विपर्यासी स्वरूप मिल रहे हैं, दो रूप मिल रहे हैं तने की लंबाई में, या तो तना लंबा होगा या बोना होगा। तो ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गया है। ऐसे ही अपन पुष्प की बात करें तो पुष्प जो होता है उसकी रंग की बात करते हैं। तो पुष्प जो होता है, या तो पुष्प जो होता है वो सफेद होगा, या पुष्प जो होता है वो धूसर होगा। धूसर यानी बैंगनी रंग का। तो रंग के आधार पर दो विपर्यासी स्वरूप मिल गए, पुष्प का रंग सफेद होना या बैंगनी होना। तो इस प्रकार से मटर के पादप के अंदर मेंडल को अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले थे। उनमें से अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को ही चयन किया था। वो कौन कौन से थे वो अपन आगे देखेंगे। मगर फायदा ये मिल गया कि इस पादप के अंदर अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षण भी मिल गए थे, और वो भी शुद्ध रूप से मिल गए थे। बिल्कुल जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मेंडल ने चयन किए थे वो बिल्कुल शुद्ध रूप से विपर्यासी लक्षण मिल गए थे। तो 5वां कारण हो गया है अनेक विपर्यासी लक्षणों का मिल जाना। अनेक विपर्यासी लक्षण का पाया जाना। ये 5 कारण हो गए मेंडल द्वारा मटर के पादप को चयन करने के। डिटेल से पूरा नोट्स में लिखा हुआ है। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, ऐसे नहीं लिखना है, पूरा डिटेल से लिखना है जो नोट्स में मैंने आपको भेजा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप को ही चयन क्यों किया, इसके क्या क्या कारण थे। तो दोबारा से सुन लीजिए। मेंडल का पादप मटर का जो पादप है वो आकार में छोटा होता है। छोटा होने के कारण फायदा क्या हो गया है कि इसको आसानी से गमले या बगीचे में उगाया जा सकता है। दूसरा, इस पादप का जीवन काल छोटा होता है, यानी 1 वर्षीय होता है, जिसके कारण से कम समय के अंदर अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा कारण हो गया पुष्प जो होता है द्विलिंगी होता है, जिसके कारण से इसमें आसानी से स्वपरागण किया जा सकता है। चौथा हो गया इसमें पर परागण की क्रिया भी आसानी से हो सकती है, क्योंकि विपुंसन की क्रिया आसानी से की जा सकती है, तो पर परागण भी हो सकता है। और 5वां आ गया इस पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। तो ये 5 कारण हो गए मेंडल द्वारा मटर के पादप को चयन करने के। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में जिन 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया गया वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे। तो टॉपिक का नाम हो जाएगा अपना लक्षणों का चयन। अभी आपको मैंने बताया कि मटर के पादप में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण थे, मगर मेंडल ने बहुत सारे में से केवल लास्ट में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चयन किए थे। सर्वप्रथम 34 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को चयन किया था। उन 34 में से फिर 22 किए, और 22 में से अंत में चल करके जिनको प्रयोग में काम में लिया था वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पादप में कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से होते हैं तो इनके लिए मैंने आपको नोट्स में एक टेबल बना रखी है। टेबल के अंदर सबसे पहले तो लक्षण हो जाएगा। ठीक है, लक्षण के बाद में अभी बताया मैंने कि लक्षण एक होता है मगर इसके विपर्यासी स्वरूप 2 है। जैसे तने की लंबाई एक लक्षण है, मगर तने की लंबाई में 2 विपर्यासी स्वरूप कौन से होंगे, या तो तना लंबा होगा या तना बोना होगा। या तने की लंबाई की जगह पर हम पादप की लंबाई दे दे तो भी एक ही बात है, या तो पादप लंबा होगा या बोना होगा। तो लंबा और बोना होना ये 2 विपर्यासी स्वरूप हो गए। एक ही लक्षण के 2 विपर्यासी स्वरूप होते हैं। तो ऐसे 7 लक्षण हैं, इनके हर एक लक्षण के 2 विपर्यासी स्वरूप है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। जोड़ी का मतलब 2 हो जाता है, तो प्रत्येक लक्षण में 2 विपर्यासी स्वरूप हो गए ना। इस प्रकार से लक्षण तो 7 थे, मगर विपर्यासी स्वरूप जो थे वो कितने थे? वो स्वरूप थे प्रत्येक के 2-2, यानी 14 हो गए हैं। 7 के 14 हो गए हैं। ठीक है, अब जो 2 विपर्यासी स्वरूप जो है ना, उनमें से एक विपर्यासी स्वरूप जो है वो तो प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या होता है कि जब 2 विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है,
तो उन दोनों लक्षणों में से कौन सा लक्षण उनकी प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो लक्षण प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है। ये अपन आनुवंशिकी की शब्दावली आगे पढ़ेंगे, तब आपको मैं हर एक वर्ड का मीनिंग आगे बता दूंगा। तो लक्षणों की बात करते हैं तो सबसे पहला लक्षण अपन देखते हैं पादप या तने की लंबाई। लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि प्रत्येक लक्षण के दो स्वरूप होते हैं, एक तो प्रभावी स्वरूप होता है और एक अप्रभावी स्वरूप होता है। तो पहले अपन कर लेते हैं अप्रभावी स्वरूप और फिर कर लेते हैं प्रभावी स्वरूप। आप चाहे पहले प्रभावी कर लो फिर अप्रभावी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तने की लंबाई के अंदर बोनापन, एक तो बोने पादप होंगे या लंबे पादप होंगे। तो बोने जो हैं वो तो होते हैं अप्रभावी और लंबे जो हैं वो होते हैं प्रभावी। समझ में आ गई बात। तो लक्षण एक हो गया, इस लक्षण के दो विपर्याय स्वरूप हो गए, या तो पादप बोने होंगे या लंबे होंगे। ये पहला लक्षण हो गया, एक जोड़ी लक्षण हो गया। दूसरा बात करते हैं अपन पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति, स्थिति यानी कहाँ पर लगे रहते हैं, पादप की किस जगह पर पुष्प लगे रहते हैं। तो पुष्प की स्थिति में बात करते हैं, या तो पुष्प शीर्षस्थ होंगे, शीर्षस्थ यानी बिल्कुल शीर्ष पर लगे हुए। शीर्षस्थ पुष्प जो होते हैं वो अप्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं, और या पुष्प जो होते हैं कक्षस्थ होंगे। कक्षस्थ बोल दो या कक्षीय बोल दो, यानी किसी पादप के, जैसे ये पादप है तो अगर पुष्प जो होता है ऊपर वाले भाग पर यहाँ पर लगता है तो शीर्षस्थ है, ये तो अप्रभावी लक्षण है। और कक्षीय का मतलब साइड में, ब्रांच के अंदर पुष्प लगता है यहाँ पर कक्ष में, तो हो गया प्रभावी लक्षण, ठीक है। तो दूसरा हो गया पुष्प की स्थिति। आपको याद रखने का तरीका भी इसमें आपको बता दूं, पादप या तने की लंबाई वाला एक ही है, फिर पुष्प के दो हैं, बीज के दो हैं और फली के दो हैं। तो 6 ये हो गए, 2 पुष्प के, 2 फली के, 2 बीज के, और एक हो गया पादप की लंबाई का। तो पुष्प का एक तो हो गया स्थिति वाला। दूसरा कर सकते हैं पुष्प का रंग। पुष्प का रंग वाला लक्षण है, उसके प्रभावी और अप्रभावी स्वरूप कौन से होते हैं। पुष्प के रंग के अंदर अप्रभावी स्वरूप जो होता है वो तो होता है सफ़ेद, श्वेत या सफ़ेद, और प्रभावी जो होता है वो होता है धूसर रंग, धूसर बोल सकते हैं या बैंगनी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 पुष्प हो गए। अब उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं चौथा लक्षण जो है वो करते हैं बीज का। बीज के भी 2 हैं, बीज का रंग और बीज का आकार। तो पहले कर लेते हैं बीज का आकार। बीज के आकार के अंदर प्रभावी जो है, सॉरी अप्रभावी जो है वो तो होते हैं झुर्रीदार। झुर्रीदार बीज जो होते हैं वो अप्रभावी स्वरूप है, और या फिर बीज जो होते हैं गोल होते हैं, गोल जो होते हैं वो प्रभावी लक्षण को दर्शाते हैं, ठीक है। तो बीज के आकार के अंदर ये एक लक्षण हो गया है। उसके बाद में बात करते हैं अपन पांचवा जो लक्षण है बीज का, ही साथ में ले लेते हैं अपन बीज का रंग। अब ध्यान रखना यहाँ पर बीज का रंग में बीज पत्र का रंग मिल जाए आपको तो भी एक ही बात है, बीज का रंग बोल दो या बीज पत्र का रंग बोल दो, बात एक ही है। क्योंकि बीज के चारों तरफ का कवच जो होता है वो बीज पत्र कहलाता है, रंग प्रदान बीज को बीज पत्र या बीज का कवच कहलाता है। तो बीज का रंग जो होता है उसके अंदर हरा जो है वो अप्रभावी होता है और पीला जो होता है वो प्रभावी होता है। यहाँ से एक कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं, ध्यान रखना। अभी मैं फली वाला और कर देता हूँ, फिर लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा, एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पांचवा हो गया। अब 2 बचे, 2 किसके, फली के ही बच रहे हैं, 2 फली के है ना। तो छठा कर लेते हैं अपन फली का आकार। फली का आकार, फली का आकार की बात करते हैं तो अप्रभावी जो होता है वो संकुचित फली। संकुचित का मतलब सिकुड़ी हुई बोल सकते हो या संकुचित बोल सकते हो। और आकार में प्रभावी लक्षण जो होता है वो होता है फूली हुई। फली का फूली हुई होना तो प्रभावी लक्षण है और फली का संकुचित होना अप्रभावी लक्षण है। ये फली के आकार में हो गया। और 7वां और अंतिम लक्षण जो करते हैं वो है फली का रंग। फली का रंग, फली के रंग में बात करते हैं अपन तो फली का रंग जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, पीला जो है वो अप्रभावी लक्षण है और हरा जो है वो प्रभावी लक्षण है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट मिलता है। देखो बीज के रंग के अंदर हरा अप्रभावी है और पीला प्रभावी है, ठीक है। और फली के रंग के अंदर बात करते हो आप तो पीला जो है वो अप्रभावी है और हरा प्रभावी है। उल्टा हो गया ना यहाँ पर। तो क्वेश्चन नॉर्मली अपने दिमाग में ही चलता है कि प्रभावी लक्षण तो हरा होता है, ठीक है,
और अप्रभावी पीला होता है। माइंड में यही सेटअप रहता है। मगर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको बीज का रंग पूछ ले तो बीज के रंग में पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है, और फली के रंग के अंदर पीला जो है वो अप्रभावी है और हरा प्रभावी है। यानी जो कंसेप्ट माइंड में चलता है ना कि हरा प्रभावी लक्षण होता है हमेशा, तो वो फली के रंग में सेट होता है। फली का रंग में हरा प्रभावी पीला अप्रभावी है, जबकि बीज के रंग के अंदर हरा अप्रभावी है, सॉरी पीला जो है वो प्रभावी है, हरा जो है वो अप्रभावी लक्षण है। ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण हैं जो मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर मटर के पादप में चयन किए थे। इसमें से क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बताया। ये रंग वाला जो बीज का रंग और फली के रंग वाला ना, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है उनमें से ये टेबल अपन को नहीं पूछ जाती है, फिर भी अपन को ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने अपने प्रयोगों में चयन किए थे वो याद रहने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो अपना वीडियो है उसके अंदर अपन जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे और मेंडल की संकरण तकनीक, मेंडल ने कौन सी संकरण तकनीक अपनाई थी अपने प्रयोगों के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।